everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, हमारी लास्ट की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कशन किया था अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. हमने ये देखा कि किस तरह से जो डीएनए का इंटायर सेगमेंट है दैट इज यूज्ड फॉर रेप्लिकेशन, बट फॉर ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज यूज्ड. ठीक है, तो उस सेगमेंट को हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ठीक है, तो उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को यूज करके हमने क्या बनाया था? एमआरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए, मतलब तीनों टाइप्स के जो मतलब जितने भी टाइप्स के हमने आरएनए पढ़े सब वो आरएनए फॉर्म हुए थे. ठीक है, तो एक बार हम छोटा सा इसका रिवीजन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड को समझने से पहले आई थिंक कि हमें एक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से डीएनए से क्या बनता है आरएनए. ठीक है, तो जल्दी से शुरू करेंगे. थोड़े से रिवीजन के साथ हम बात करेंगे आज जेनेटिक कोड्स पर, बट उससे पहले एक जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है. ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए वही काम करना है आपको. क्या करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे. ये बात उनके लिए है जिन्होंने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है. ठीक है, और जो बच्चे हमारे से नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, आई होप वो तो हमारी इन जो वीडियोस को एंजॉय कर ही रहे होंगे. तो आपके जो फीडबैक्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप गूगल ऐप से इजीली गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलती हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है विद डीपीपी एंड आपके जो वीडियोस हैं जिसके अंदर हमारे पास पूरा प्रारंभ, टॉपर और नीट के कोर्सेज हैं. दैट्स टू विदाउट एनी यू कैन से कि कोई भी अमाउंट पे किए बिना आप ले सकते हैं. बहुत अच्छी तरह से आपकी जो फोकस स्टडी है उनको कंप्लीट कर सकते हैं. राइट, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को करेंगे डाउनलोड. ठीक है, और जैसे इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आपका मोबाइल नंबर फिल करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाकर क्लिक कर देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा? आपसे मांगी जाएंगे आपकी कुछ डिटेल्स और वेरीफाई विद ओटीपी पे जब आप फाइनल क्लिक कर देंगे तो यू विल गेट एन ओटीपी, और ओटीपी मिलने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है. वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे ये कोर्सेज और आपको चूज करना है दिस वन. ठीक है, नीट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपसे पूछी जाएगी आपकी क्लास. तो आपकी 12th क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आप जब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनका वैसे तो अमाउंट कितना है 8,999 रुपीज़. बट अगर आप चाहते हैं कि हमें ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाए, तो आपकी ह्यूज डिमांड पर हमने एक काम किया है, आपके लिए रख दिया है एक कूपन. ठीक है, जैसे ही आप इस फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करते हैं यू विल गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर 11th 12th एज वेल एज फॉर नीट के लिए, और जिसमें आपको मिलती हैं विदाउट एनी इंटरप्शन जो वीडियोस हैं, जो पूरी क्लासेस हैं, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जेनेटिक कोड. ट्रांसक्रिप्शन हम वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, बट फिर भी हम एक बार क्या करेंगे, जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन करेंगे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे, आर यू रेडी फॉर द रिवीजन? येस, वी आर रेडी एंड इट रिक्वायर्स ऑल्सो. ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि हर टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. तो जब एक कंसेप्ट को समझना है तो पिछले वाले कंसेप्ट की जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तभी हम अगले जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मूव कर पाते हैं. ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है. ठीक है, यूनिट क्या है? वो डीएनए का सेगमेंट है. उस डीएनए के सेगमेंट से क्या हो रही है बेटा? आरएनए बनता है ना. उस डीएनए सेगमेंट से क्या होता है? आरएनए. दैट इज हमारे पास डीएनए से क्या बनता है? आरएनए. और आरएनए कितने टाइप्स का होता है बेटा? दैट इज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए,
मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आरएनए हैं, राइट। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आरएनए कौन सा बन रहा है, एमआरएनए। हमने ये देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट होना। दूसरा होता है आपका इलॉन्गेशन, मतलब लेंथ जो है वो बढ़ेगी किसकी, आरएनए की। थर्ड होता है हमारा टर्मिनेशन। इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए बेटा आरएनए पॉलीमरेज, और एक चाहिए हमें सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज को आकर काम शुरू करवाएगा, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो हमें पता है कि एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये वाला स्ट्रैंड कौन सा था, दिस इज टेम्पलेट 3 प्राइम वाला, और ये वाला कौन था नीचे वाला, कोडिंग। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर हम डीएनए की कॉपी बनवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, और यूज किसको कर रहे हैं बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड के यूज कर रहे हैं। एक तरफ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज आके फिक्स हो जाता है, उसको हमने बोला था प्रमोटर साइट, है ना, और दूसरी साइड को बोला था टर्मिनेटर साइट। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आता है, सिग्मा फैक्टर इसको पुश करता है, और सिग्मा फैक्टर के पुश करते ही आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है। और ये जो डबल हेलिकल, ये दिस इज बेसिकली डीएनए सेगमेंट है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड को खोल देता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर ऊपर मूव करता है, डीएनए को खोलता जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाकर ये क्या बना देता है, आरएनए। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड के जो कोड्स हैं वो कॉपी हो जाते हैं किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, तो याद क्या रखना है, आरएनए पॉलीमरेज को काम शुरू करवाएगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने इसको पुश किया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता जा रहा है, ये आगे आगे मूव करता जा रहा है। जैसे जैसे ये आगे आगे मूव कर रहा है, वैसे वैसे आरएनए की जो थ्रेड है, स्ट्रैंड है, वो निकलता जा रहा है यहाँ साइड से, और बैक से जैसे बैक होता जाएगा दोबारा सील होता जा रहा है, कौन, डीएनए का जो सेगमेंट है, राइट। इस तरह करते करते आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है बेटा टर्मिनेटर साइड पर। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सील करता जा रहा है, मतलब काम पता है क्या आरएनए पॉलीमरेज का, डीएनए सेगमेंट के ऊपर आगे आगे मूव करते जाओ, दरवाजा खुलता जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता जाएगा और पीछे वाला गेट बंद होता जाएगा। ठीक है, मीनवाइल क्या होगा, साइड में एक चेन निकलनी शुरू हो जाती है। तो करते करते जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड को खोलता खोलता टर्मिनेटर साइड पर आ जाएगा, तब इसको मिल जाता है रो फैक्टर। अब रो फैक्टर इसको काम नहीं करने देता, तो रो फैक्टर के साथ मिलकर ये पूरी की पूरी असेंबली को छोड़ देता है, बट जाने से पहले इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड को क्लोज करता हो जाता है। मतलब ये वाला सारा काम करके आरएनए को तो निकाल दिया बाहर, और साथ ही साथ डीएनए को सील करता हुआ, मतलब दरवाजे बंद करता हुआ जा रहा है। और अब ये चला गया आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ अपने किसी दूसरे काम पर हमारे पास क्या दे गया, एक एमआरएनए। ठीक है, तो ये बाद में ये जो पूरा सील हो गया, दिस इज व्हाट, फिर से वही वाला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एज इट इज मिल जाता है। बट हमें क्या मिल गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या दे गया, एमआरएनए, क्योंकि हम आरएनए पॉलीमरेज 2 को यूज कर रहे थे। ठीक है, ओके, ये चीज हमने पढ़ी है, एक जो प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन का। आई होप हमें रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, आगे आओ। अब देखो कितनी टाइप के आरएनए बने हैं हमारे पास, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर। वैसे देखो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो वर्क करेगा एज अ अडेप्टर। अडेप्टर मतलब जो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा। वो ये सारी बात हम समझेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, ओके। देन हमने पढ़ा एनसीईआरटी के अंदर एक नाम और था एसएनआरएनए, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है बेटा, स्प्लाइसिंग में। अब स्प्लाइसिंग का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ये बात भी हमने अच्छी तरह से याद रखनी है। ओके, और
नेक्स्ट था ScRNA, दिस इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। ये हेल्प करता है प्रोटीन्स को कैरी करने में टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये 5 तरह के RNA हमारी NCERT में मेंशन्ड है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, जिनको हमने पहले भी समझा था। अब हमने क्या किया, इनका रिवीजन किया। ओके, आगे आ जाओ। अगर हम RNA की बात करें, हमें पता है कि RNA इज राइबोसोमल RNA, और छोटी क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो RNA है, राइबोसोमल RNA है, उसके बेटा 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जैसे कि हम इस तरह से बनाते हैं, 1 स्मॉलर यूनिट एंड 1 बिगर यूनिट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के RNA की, तो प्रोकैरियोट्स का RNA कैसा बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 सेगमेंट्स। छोटा वाला सेगमेंट, बड़ा वाला सेगमेंट, है तो वही सेम चीज, बट हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर द राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप, राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप्स, और यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 70s हमें कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी ऑर्गेनेल्स में। और यूकैरियोट्स की बात करें तो हमें मिलता है बेटा 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम 2 सब यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर देखो, पहले एक छोटा वाला सब यूनिट होता है 30s, बड़ा वाला सब यूनिट होता है 50s। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके ये मत बोल देना कि मैम 50 और 30 तो 80 होते हैं, राइट। S इज द स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो 50s 30s, और यूकैरियोट्स के अंदर छोटा वाला सेगमेंट 40s, बड़ा वाला सेगमेंट होता है 60s। ठीक है, अब देखो इनके अंदर कौन सा RNA होता है, राइबोसोमल RNA, मतलब राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा, राइट। तो 30s जो स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स का, उसके अंदर आपको मिलेगा बेटा 16S rRNA, 16S राइबोसोमल RNA। याद रखना है, बिकॉज अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इस साल भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, और मोस्टली बच्चे इसको रॉन्ग करके आ गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, आप अच्छे बच्चे हो, आप रॉन्ग नहीं करोगे। क्या करना है आपको, 30S प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। 16S rRNA का बना होता है 30S स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स। 50S मतलब लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर मिलेंगे आपको 25S rRNA और 5S rRNA। S is the Swedberg unit, rRNA is the ribosomal RNA। तो 30S के अंदर 16S बेटा वही वाला राइबोसोमल RNA है, which was the basis of कार्ल वूज क्लासिफिकेशन, जिसने 3 डोमेन्स की बात की थी, और उस 3 डोमेन्स में क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था दैट वाज 16S rRNA, राइट। और जो 50S rRNA है उसके पास मिला हमें 25S rRNA और 5S rRNA। ये किसकी बात की हमने, प्रोकैरियोट्स की, राइट। ओके, अब आ जाओ बेटा यूकैरियोट्स का स्मॉलर सेगमेंट 40S RNA। अगर प्रोकैरियोट में 16 का बना हुआ था, तो यहाँ 30 से 10 बढ़ गया, 40S हो गया, तो 16 का क्या बना देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, दैट इज 18S rRNA। और जो बड़ा वाला सब यूनिट है 60S, उसके अंदर आपको मिलेंगे 28S RNA, 5S दोनों के अंदर कॉमन है, और देन मिलेगा 5.8S rRNA। क्या किया हमने, 25 की बात हम कर रहे थे 50S के अंदर, बट यूकैरियोट्स के अंदर जो 60S क्रोमोसोम, जो 60S राइबोसोम का जो बिगर यूनिट है, दैट इज मेड अप ऑफ 28S rRNA, 5S rRNA। दोनों बिगर यूनिट्स में, चाहे वो प्रोकैरियोट में चाहे यूकैरियोट में है, सिमिलर है। देन 5.8S rRNA दैट इज प्रेजेंट इन 60S यूनिट ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, ओके। अब देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर rRNA कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, राइट, बट यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बनता है rRNA, सॉरी rRNA नहीं, सारे RNA जो RNA है दे आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, DNA से RNA मतलब ट्रांसक्रिप्शन। बट
जब मैं बात कर रही हूँ राइबोसोमल आरएनए की, तो वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलर रीजन के अंदर बनता है, ठीक है, न्यूक्लियोलर रीजन के अंदर। तो देखो ये आपके सामने सपोज न्यूक्लियस है, राइट, ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियर पोर्स है, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है, ये जो हमने बनाया। तो ये पूरा डीएनए का थ्रेड है, ठीक है, इससे क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, जिसको इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या चल रही है? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बन रहा है, टीआरएनए बन रहा है, 5s आरएनए भी बन रहा है, बट जो राइबोसोमल आरएनए है, कुछ प्रोटीन्स इन न्यूक्लियर पोर से एंटर करती हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलके क्या बना देते हैं? सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, और ये बाहर आते हैं न्यूक्लियर पोर से, ठीक है, ओके। न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए, एक्सेप्ट बेटा इसको छोड़ दो, 5s आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही बन जाता है, दोनों के अंदर कॉमन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कंबाइन करते हैं प्रोटीन के साथ, क्या बना देगा? सब यूनिट्स ऑफ आरआरएनए और न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा पार्ट शायद हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत फास्ट या अच्छे से हम नहीं समझ पाए थे, तो ये हमने भी रिवीजन में ले लिया, ठीक है, ओके। व्हाट हैपेंड? ए 1 सेकेंड। हाँ, अब देखो कितनी टाइप्स के हमने डिस्कस कर लिया आरआरएनए। दूसरी टाइप का आरएनए बनता है हमारे पास एचएनआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए का मतलब क्या है बेटा? ट्रांसफर आरएनए। ये याद रखोगे, सबसे छोटा होता है, सॉल्युबल होता है, और इसको एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो पूरी डिटेल स्ट्रक्चर है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर पूरी डिटेल स्ट्रक्चर समझेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना याद रखेंगे, जो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड की चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है, तो वो बनाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है क्लोवर लीफ। 3 पत्तियों वाली लीफ होती है, समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, ये ऐसी सी लीफ होती है, दिस इज क्लोवर लीफ, ठीक है, दिस इज क्लोवर लीफ, राइट। तो इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे, और टर्शरी जो स्ट्रक्चर बनती है वो और इनफोल्डेड से इन्वर्टेड एल की शेप ले लेती है, ठीक है। ये किसकी बात की हमने? टीआरएनए की। अब हम आते हैं एचआरएनए के ऊपर। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, विच इज क्या बोलेंगे उसको कि दैट इज हाईली रिएक्टिव, है ना, स्टेबल नहीं है ये मॉलिक्यूल, बिल्कुल एकदम फ्रेश आरएनए है। नेसेंट आरएनए का मतलब फ्रेश आरएनए। मॉडिफिकेशन होके ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा एमआरएनए के अंदर, ठीक है। एचएनआरएनए की मॉडिफिकेशंस के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एमआरएनए में, ओके। अब देखो ये जो आरएनए बनता है कौन सा है? ये एचएनआरएनए। इसके पास कुछ कोडिंग पार्ट है जिसको हमने बोला था एक्सॉन्स, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है जिसको हमने बोला था इंट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम इनका करवा देंगे रिमूवल, और इसी प्रोसेस को हमने बोला था स्प्लाइसिंग, ठीक है। इनका रिमूवल करने के बाद पूरे एक्सोन को सील कर दिया जाएगा, राइट, और स्टेबल करने के लिए 5 एंड पर हम लगा देंगे एक कैप। स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है, नाम याद रखेंगे 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन, 7 मैथ जी, ठीक है, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन। 5 डैश एंड पे हम कैपिंग कर देंगे, और 3rd डैश एंड पे हम क्या कर देंगे? टेलिंग। टी फॉर टेल, टी फॉर 3। तो इस तरह से अगर टेलिंग याद रह जाएगा तो कैपिंग आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि 5 डैश एंड पे हमें कैपिंग करवानी है, ठीक है। टेल किसकी बनी है बेटा? पॉली एडिनाइल टेल, ठीक है, और ये लग गई कैपिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इंट्रॉन्स के रिमूवल के बाद, कैपिंग होने के बाद, टेलिंग होने के बाद, दिस इज नोन एज प्रोसेस्ड एमआरएनए, ठीक है। तो ये बन गया है अब आपके पास आरएनए, ये आएगा अब न्यूक्लियर पोर से बाहर, ओके। अब हमारे पास तीनों आरएनए को हमने समझ लिया जो ट्रांसक्रिप्शन से बने, तो एक बार इनके अंदर कंपैरिजन करके देखते हैं।
जब हम बात करते हैं अमाउंट की और साइज की, स्टेबिलिटी की, अमाउंट और स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? देखो, राइबोसोमल आरएनए 80 to 85% होता है इसका अमाउंट सेल के अंदर, दैट इज ग्रेटर देन टीआरएनए का अमाउंट 10 to 15, और सबसे कम होता है बेटा एमआरएनए का 3 to 5%। स्टेबिलिटी भी और एमआरएनए भी। हर बार जब प्रोटीन बनेगी तो एक नया एमआरएनए बनेगा, राइट। और साइज की बात करें तो एचएनआरएनए सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इंट्रॉन्स भी हैं, राइट। फिर वो प्रोसेस होके बनता है एमआरएनए, एचएनआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे आरआरएनए, और सबसे छोटा होता है बेटा टीआरएनए। सबसे छोटा कौन सा होगा? टीआरएनए, राइट। ओके, अब देखो टाइप्स बात करें तो आरआरएनए की 4 टाइप्स कौन कौन सी हमने पढ़ी? 28S, 5.8S, 5S, और साथ ही हमने पढ़ा 16S दैट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो ये होगा बेटा 4 टाइप्स का। टीआरएनए 33 टाइप्स के हैं। एमआरएनए, एचआरएनए, ये डिपेंड करता है किस तरह की प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कितनी टाइप्स के आरएनए होते हैं, राइट। और इनकी कंपैरिजन भी हमने तीनों के बीच में कंपैरिजन देख लिया। और फिर हमने बात की थी आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। अगर प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो आरएनए पॉलीमरेज ओनली वन टाइप का, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो क्या बनाएगा? आरआरएनए भी बनाएगा, एमआरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर याद रखोगे वन क्या बनाएगा? आरआरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनवाएगा? एचएनआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? दैट इज टीआरएनए, ठीक है। तो आरएसटी 1, 2 एंड 3, ठीक है, याद रह जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से आरएनए बनवाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमने समझा था जीन का कंसेप्ट। अब देखो, अब जीन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज जेनेटिक कोड भी हमें अभी समझना है। जीन बेसिकली क्या था? जीन वॉज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये चीज हमने पढ़ी थी मैंडल्स के लॉ जब हम पढ़ रहे थे। मैंडेलियन कंसेप्ट था, फैक्टर्स की बात कर रहे थे। फैक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू जीन, मतलब इनहेरिटेंस के लिए कौन सा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज जीन, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बट जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन की डेफिनेशन की, तब हम ये बोलते हैं कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी भी टाइप का आरएनए बना दे, है ना। क्यों? बेसिकली जीन का काम क्या है? प्रोटीन्स बनवाना। प्रोटीन्स कौन बनवाएगा? जब आरएनए बनेंगे, ठीक है। तो किसी भी टाइप का जो आरएनए बनवा दे, दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्ट्रोन। सॉरी, इसको नहीं, इसको हमने जीन का नाम दिया, और वो सेगमेंट जो कोड करे प्रोटीन के लिए उसको हम बोलेंगे सिस्ट्रोन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड एक डीएनए, इतना पार्ट इसका फंक्शनल यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आरआरएनए बनाता है। ये वाला पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है टीआरएनए बनाता है। इसको भी जीन बोला, इसको भी जीन बोला, इसको भी जीन बोला, ठीक है। बट इस वाले पार्ट ने क्या बनाया? एमआरएनए। और एमआरएनए अब क्या बनवाएगा? प्रोटीन बनवाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन, ठीक है, ओके। तो डीएनए का वो वाला पार्ट जो प्रोटीन बनाए, उसको हम नाम दे देते हैं सिस्ट्रोन। तो इट इज अ सेगमेंट विच कोड्स फॉर प्रोटीन। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे सामने, ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन्स बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रोन। वो वाली जीन जो प्रोटीन बनवाएगी उसको हम नाम देंगे सिस्ट्रोन, बट जीन आरएनए भी बनवा रही है, ठीक है। तो ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन्स बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रोन, राइट। आई होप ये हमें क्लियर है। और उसके बाद हमने क्या समझना था? हमने समझना था मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ये क्या होती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की पूरी डिस्कशन है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन यूकैरियोट्स के अंदर बात करो तो एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, मतलब एक ही जीन है, वो क्या बनवा रही है? एमआरएनए, मतलब वन सिस्ट्रोन क्या बनाया? एमआरएनए, एमआरएनए से बनी प्रोटीन। ये किसके केस में है? यूकैरियोट्स के केस में। बट जब मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो ये मान लो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस स्ट्रक्चरल जीन ने ट्रांसक्राइब करके
3 या 4 तरह के mRNA बनाए। अब ये mRNA क्या करेंगे, मोर देन 1 प्रोटीन बनाएंगे, है ना। mRNA मान लो 3 प्रोटीन बनाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो 1 सिस्ट्रॉन दैट is involved in the formation of many types of proteins, उसको हम बोलेंगे polycistronic gene that is in prokaryotes, right? I hope ये clear है हमें। split gene का भी एक नाम आया था हमारे सामने। तो जो यूकेरियोट्स के अंदर जीन्स हैं, हमने ये देखा that are hnRNA was divided into इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स। तो उनके लिए हम उस यूकेरियोटिक जीन जो डिवाइडेड है इंट्रोन्स और एक्सोन्स के अंदर, उसको हम बोल देंगे स्प्लिट जीन, ठीक है। क्या बोल देंगे, स्प्लिट जीन। और एक हमारे सामने और आती है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन वो वाली जीन होती है जो mRNA तो बनाए, बट वो RNA कंट्रोल करे दूसरी जीन्स को जो RNA नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम जीन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम जीन को किस तरह से डिवाइड करें, ठीक है। तो फिर एनसीईआरटी ने ये भी बोला था कि इंट्रोन्स और एक्सोन्स जो है कहीं ना कहीं हमारे पुराने टाइम की हमें याद दिलाते हैं, मतलब जो पुराना उसको बोलते हैं ना, लिगेसी को मेंटेन किया हुआ है। जब एवोल्यूशन हो रहा था, जब फर्स्ट टाइम आरएनए बना था, उसके पास कोडिंग नॉन कोडिंग सब कुछ था, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद जेनेटिक कोड। देखो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को समझा हमने। डीएनए से डीएनए का बनना मतलब रेप्लिकेशन होना, है ना। तो डीएनए से आरएनए का बनना मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए से डीएनए बनना भी मतलब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बन रही है। और वही डीएनए से आरएनए का बनना मतलब वही न्यूक्लियोटाइड से फिर एक और न्यूक्लियोटाइड बन रही है, राइट। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज जो डीएनए से डीएनए बना न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अब हमें उस इंफॉर्मेशन को मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को या न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अमाइनो एसिड की भाषा में, राइट। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जैसे हम कंप्यूटर के अंदर बात करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, देयर इज अ बाइनरी कोड्स होते हैं, 0 1 जैसे कोड होते हैं, राइट। और उन कोड्स को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में। तो सेम यही चीज़ है। और बड़ी हैरानी की बात है कि एक न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बन रही है, हमें समझ आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेस पे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बन रही है, दैट इज ठीक है। हमें डीएनए टू डीएनए भी समझ में आ गया, रेप्लिकेशन। हमें डीएनए से आरएनए कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया। अब जो हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन है कि वो मतलब हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। हमें नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड अगर बन रहे हैं तो क्या किस रिलेशन है उनके बीच में, जिसकी वजह से हमारे पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आता है। बट हमें एक बात पता है बेटा, हमें एक बात पता है कि अगर हम डीएनए सीक्वेंस को चेंज करते हैं, मतलब हम न्यूक्लियोटाइड के अगर सीक्वेंस को चेंज करते हैं, तो हमारे पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, राइट। तो अब जेनेटिक कोड के अंदर हमें वही चीज़ समझनी है कि ये जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जब चेंज होता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड का जो चेंज ऑफ सीक्वेंस है वो कैसे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज कर देता है, ठीक है। तो यही है हमारा जेनेटिक कोड। मतलब ऐसे कौन से कोड्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर है, और उन कोड्स को डीकोड कैसे किया जाए कि वो अमाइनो एसिड बन जाए, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं डिसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, राइट। तो अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का ब्रीफ रिवीजन करने के बाद अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज जेनेटिक कोड, ठीक है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विद जेनेटिक कोड, ठीक है। तो देखो जेनेटिक कोड के बारे में हमने क्या समझा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या हो रहा था, एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी हो रहा है टू अनदर न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरी न्यूक्लिक एसिड की कॉपी बन रही है। मतलब डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा है।
Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. तो ठीक है, हम ये चीज़ हम समझ गए थे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है, एडेनिन के सामने थायमिन, साइटोसिन के सामने ग्वाइनिन, इस कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेस पर हमने ठीक है कॉपीज तो बनवा दी, डीएनए से डीएनए बनवा दिया, डीएनए से आरएनए बना दिया। बट अब जो बात आती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या रिक्वायर करता है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब क्या करना है हमें, जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है अब उससे हमें अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनवाना है बेटा, है ना। पहले तो न्यूक्लियोटाइड बन रही थी, ठीक है। अब हमें न्यूक्लियोटाइड से क्या बनानी है, अमाइनो एसिड की चेन। Neither does any complementarity exist। अब कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं कि जैसे हमने पहले न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बनवा ली, बट between nucleotides and amino acid nor could any be drawn theoretically, right? There existed ample evidence though to support notion that change in nucleic acid मतलब genetic material were responsible for change in amino acids in protein। ठीक है बेटा, एक बात हमें पता है, हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमने ये देखा, चलो इससे करते हैं, हमने ये देखा डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए का ये मान लो डबल स्ट्रैंडेड जो थ्रेड है, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, इसकी कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेस पे एक और डीएनए बन जाता है, ठीक है। दो डीएनए बन गए रादर, एक नया वाला स्ट्रैंड, एक पुराना वाला स्ट्रैंड, ठीक है। ये क्या बन गया, डीएनए, और ये भी क्या बन गया, डीएनए, राइट। इसके ऊपर क्या है, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो हमें अभी पता है ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कह लो। अब ये जो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड्स, अब हमें इसको कन्वर्ट हम करा रहे हैं किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो हमें एक बात क्लियर है दैट ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे एनी चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है लीड्स टू चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इतनी बात बेटा हमें पता है, ठीक है। नो डाउट डीएनए टू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की जस्ट एक हम कॉपी करवा रहे हैं, डीएनए से आरएनए भी हम न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनवा रहे हैं। अब हमें क्या करना, हमें ये पता है अगर इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आ जाता है तो दैट चेंज लीड टू द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दिस लेड टू द प्रोपोजिशन, अब यहाँ से बात जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि देयर मस्ट बी सम कोड, है ना, जो डायरेक्ट कर सके इस सिंथेसिस को, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो देयर मस्ट बी सम कोड, जैसे कि हमें पता है कि बाइनरी कोड्स होते हैं 0 या 1 के लैंग्वेज में, और उन कोड से हम क्या करते हैं डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। तो इसी तरह से ये बात हमें अब तक पता थी कि पता लग गई थी कि अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोई चेंज आता है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आता है तो दैट चेंज लीड टू चेंज इन अमाइनो एसिड। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन किसके पास है, जेनेटिक मटेरियल के पास, ठीक है। तो ये सारे हमारे, अभी हम देखें कोड कैसे बन रहे हैं, सारे हमारे जेनेटिक कोड हैं। देखो ध्यान से सुना मेरी बात को, पहले एक मिनट कुछ बातें हम और समझ लें। हाँ, अगर हम बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को डिटरमिन करें और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, द प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग।
तो अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, डीएनए का मतलब किस तरह से अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का वो हमने देख लिया, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो अब जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या बनेगा, मतलब जो कोड है डीएनए के ऊपर, उनको डीकोड करना भी अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग वाला टास्क था। ठीक है, इन अ वेरी ट्रू सेंस इसके अंदर क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट की जरूरत थी, जो डीएनए के ऊपर वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डीकोड करने के लिए, दैट इज़ अ रियली वेरी चैलेंजिंग टास्क। उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के हमें साइंटिस्ट चाहिए थे, दैट कैन बी फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिस्ट। और उस टाइम पे जॉर्ज गेमो, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिए कि जॉर्ज गेमो, ही वाज अ फिजिसिस्ट। ठीक है, उन्होंने ये बताया क्योंकि हमारे पास बेटा कितने बेस है, 4 बेस है, हमारे पास 4 बेस है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गेमो क्या है हमारे पास, देयर आर 4 बेसिस हैं अगर हमारे पास। तो अमाइनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड। और हमें पता है कि ये जो 4 बेसिस हैं इनका जो सीक्वेंस है दैट इज ऑन डीएनए। तो अगर डीएनए के पास कोई इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिस की फॉर्म में है, जो कोड करके क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम एक बेस लें, ठीक है, तो हमारे पास 4⁻1, तो इसका मतलब 4 अमाइनो एसिड बनने चाहिए, बट अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 हैं। अगर हम 2 बेस लें तो इसका मतलब 4⁻2 मतलब 16 अमाइनो एसिड बनने चाहिए। तो ये भी क्या है, कम है, राइट। अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 है। अगर हम 3 बेस लेते हैं तो 4⁻3 कितने बनते हैं, 64 अमाइनो एसिड्स। तो कहते हैं यहाँ पे बात ठीक है, हमें समझ में आती है, 64 अमाइनो एसिड बन रहे हैं। ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। तो 64 अगर हम बेसिस को 3 के अंदर डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल 64 अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। तो अब देखो, अब जॉर्ज गेमो ने क्या बोला, दैट हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस और इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होना चाहिए। चाहे वो अकेला भी काम नहीं करेगा, डुप्लेक्स में भी काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेसिस का, राइट। He suggested that in order to code for सारे के सारे 20 एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए code should be made up of 3 nucleotides. This was very bold propositions because a permutation combination of 4 raised to the power 3, not 43, it's 4 raised to the power 3, would generate 64 codons, generating many more codons than required. हमें 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए कोड चाहिए, मतलब कोड कितने आते हैं, अगर हम ट्रिपलेट में 64 कोडोन्स, तो मतलब जितने रिक्वायर्ड हैं उससे कहीं ज़्यादा कोडोन्स बनते हैं हमारे पास अगर हम 4 बेसिस को बेस माने। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 64 अमाइनो एसिड्स हैं। आगे चलो, अब उन्होंने क्या किया, प्रूफ जो है वो प्रोवाइड कराए दैट द कोडोन वाज अ ट्रिपलेट। अब वो और भी मुश्किल काम था, वाज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, कि कैसे वो अपनी बात को प्रूफ करे कि 4 बेसिस को अगर हम ट्रिपलेट के अंदर ज्वाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमारे पास 64 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, बट अमाइनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास, मतलब 64 कोडोन्स बनते हैं। तो अब उन्होंने ये बात बोली कि 64 जो कोडोन्स हैं दे कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स, राइट। 64 कोडोन्स, सॉरी यहाँ पे हम ये अमाइनो एसिड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे बेटा कोडोन्स। व्हाट वर्ड वी विल यूज, 64 कोड्स बनते हैं, यहाँ भी 4 कोड बनते हैं, 64 कोड बनते हैं। दैट विल कोड फॉर कितने अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स के लिए उन्होंने बोला कि 64 कोडोन्स काम करते हैं। इसको प्रूव करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल वाला काम था।
ठीक है, ओके। अब देखो, द केमिकल मैथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना, ठीक है, हमारे हरगोबिंद खुराना, was instrumental in synthesizing RNA molecule defined combination of bases। उन्होंने क्या किया, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स बनाए। देखो सिंपल से एक बात को समझना मेरी, अगर हम एक काम करें, अगर हम अपनी मर्जी से mRNA बना सके, ठीक है, mRNA वैसे तो DNA से बनते हैं, बट अगर हम mRNA बना पाए और mRNA से हम क्या बना पाए, अमाइनो एसिड्स, मतलब जिनका हमें पता हो कि हमें इतने अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, कहाँ, इन लैब में, इन लैब में, तब हम ये बात प्रूफ कर सकते थे कि अगर अमाइनो एसिड्स और हमें mRNA पता हो, हमें अगर अमाइनो एसिड्स के बारे में पता हो एक सेल फ्री सिस्टम में, इन लैब में, ठीक है, मतलब इन सेल फ्री सिस्टम, तब शायद हम इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएं, राइट। तो देखो उन्होंने क्या किया, ओके, एक मिनट। तो ये बता पाना कि जो अमाइनो एसिड्स 20 बन रहे हैं उसके लिए 64 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं, दैट वाज, इसको प्रूव करना वाज रियली अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। अब देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करें, हम mRNA बनवाएं अपनी मर्जी का, ठीक है, और उस mRNA से हम अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस देखें, ठीक है। अब ये बड़ा मुश्किल काम था, क्यों, क्योंकि देखो लैब के अंदर जब हम सेल फ्री सिस्टम की बात करते हैं, आर्टिफिशियल जब हम सिंथेसिस करवाना चाहें, तो हमें क्या चाहिए था कि अगर हमें mRNA के बारे में पता लग जाए, अगर हमें इससे बनने वाले अमाइनो एसिड्स के बारे में पता लग जाए, तो शायद हम इस बात को प्रूव कर सकें, ठीक है। अब इसमें आते मेरे तीन साइंटिस्ट, हरगोबिंद खुराना, सवेरा ओकोआ और नीरनबर्ग, ठीक है। सवेरा ओकोआ जी ने क्या किया कि एक एंजाइम आइसोलेट किया जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, जिसकी वजह से हम टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस करवा सकते हैं। हो गया हमारा काम आसान, हमने बनवा लिया mRNA लैब के अंदर, ठीक है। टेम्पलेट फ्री सिंथेसिस कौन से एंजाइम को यूज करके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम को, इसको उन्होंने क्या किया, आइसोलेट कर लिया, राइट, किसी बैक्टीरिया से कर लिया होगा, राइट। फिर आए हमारे हरगोबिंद खुराना जी ने, इन्होंने बनाए कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, दिस इज होमोपॉलीमर, UUU, AU, 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 दिस इज कोपॉलीमर, ठीक है। और नीरनबर्ग ने हमें क्या दिया, सेल फ्री सिंथेसिस दी प्रोटीन्स की। जब हमने ये वाला काम कर लिया तो हमारे लिए आसान हो गया ये समझ पाना कि जो इंफॉर्मेशन है कैसे डिकोड होती है। हरगोबिंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल with defined combination of bases, homopolymers और co-polymers मतलब बनाए उन्होंने, that is RNA synthesize करने में वो कामयाब रहे। मार्शल नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प किया द कोड टू बी डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब डीकोड करना, समझ पाना उस कोड को। और जो सवेरो ओकोआ, उन्होंने कौन सा एंजाइम दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, दैट वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, दैट इज एंजाइमेटिक सिंथेसिस करा दो आरएनए की, इसके लिए हमें किसी डीएनए की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों साइंटिस्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, तीनों ने हेल्प किया हमें किसमें, दैट टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे डिपेंडेंट है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर, ठीक है, ओके। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड, फिर उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे ये आइडिया आया कि ट्रिपलेट्स में काम करते हैं। तो एक बार देखो इस चीज़ को, हमारे पास कितने बेस है, 4, AGCU, RNA की बात हो रही है तो यूरेसिल है, ठीक है। अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये एक वाला क्वाड्रेंट, दिस इज वन क्वाड्रेंट, राइट। सबसे पहले हम ए को किसके साथ कंबाइन करेंगे, जी के साथ। AGG क्या बना देता है, आर्जिनिन। AGA क्या बना देता है, आर्जिनिन, ठीक है। ध्यान रखना एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी आ रहा है। देन AGC सीरीन, AGU serine, then AAG lysine, AAA lysine, then AAC asparagine। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखो, ये एक क्वाड्रेंट में, इस दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो ये जो बेस है, ये चारों बेस के साथ मिलके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना देता है।
तो ये कॉम्बिनेशन से क्या बन रहे हैं आपके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इस तरह से कोड वर्क करते हैं। ये कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट। तो 4 और 4 ही हमारे पास है बेसिस, तो जिसकी वजह से 64 कोडोन हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए? 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। चलो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो इसमें क्या है, इस तरफ लिख लो UCAG, राइट, यहाँ पे लिख लो UCAG। ये हो गया बेटा पहला सेट लेंगे हम, यही लेंगे दूसरा, और थर्ड के अंदर हम इसको ऐड करेंगे UCAG को। अब देखो पहला क्या आ गया? U, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है, और देन आ गया UC, दिस वन। ये दोनों किसके लिए कोड करते हैं? फिनाइल एलानिन के लिए। तो UUU और UUC कोड करते हैं फिनाइल एलानिन। ऐसे ही दूसरा ले लेंगे UUA, ये आ गया, देन UUG ल्यूसिन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आप अगर इस टेबल को समझ जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से डिफरेंट कोडोन्स बने और कैसे वो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। इसको समझो, सेकंड वाले को। C नंबर 1 पे आएगा C, देन यू इस वाले कॉलम में चलते हैं, दिस वन, इस वाले कॉलम में आ जाओ। पहले नंबर पे C, देन दूसरे पे C, थर्ड पे क्या आ गया? U। ऐसी पहले C, दूसरा C, सेकंड पे C, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका है। देन CCA, ठीक है, देन CCG, राइट। तो इस तरह से पूरी की पूरी ये जो टेबल है, दिस रिप्रेजेंट द 64 जेनेटिक कोड्स। और अब यहाँ से फाइनली a checkerboard for genetic code was prepared which is given in table। तो अमाइनो एसिड्स ये इसके अंदर लिखा हुआ है, 3 लेटर एब्रीवेशन है। एलानिन के लिए ALA, आर्जिनिन ARG, एस्पैराजिन ASN। तो ये टेबल से आपको पूरे जो इनके एब्रीवेशन अमाइनो एसिड्स के वो आपको याद रह जाएंगे, प्लस आपको ये पता लग जाएगा कोड बनते कैसे हैं। तो क्या हमें सारे कोड याद करने हैं? नहीं, हमें सारे के सारे कोड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस कुछ कोड्स याद रखेंगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, राइट। फिलहाल देखो हमें क्या देखना है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स को समझते हैं, ठीक है। देखो, द कोडोन इज ट्रिपलेट, 61 कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स, और 3 कोडोन्स जो है वो दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड्स। देखो अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड। सबसे पहली बात, हमारे पास एक है बेटा स्टार्ट कोडोन, दूसरा आता है हमारे पास स्टॉप कोडोन, ठीक है, और देन हमारे पास है यूनिवर्सल कोडोन्स, राइट। इसको ऐसे करो, UAA, UAG, UGA, ये 3 तो है बेटा हमारे पास स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन हमारे पास है AUG, एक तो ये स्टार्ट कोडोन है, मतलब इनिशिएट कराता है। दूसरा, इट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड मैथ्योनीन, ठीक है, इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मैथ्योनीन। तो ऐसे हमारे पास टोटल 64 में से 3 कोडोन है स्टॉप कोडोन, और 61 कोडोन जो है वो कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, और ये 3 कोडोन है दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड्स, हेंस द फंक्शन है स्टॉप कोडोन। कौन कौन से? उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया आया, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। उआ हुआ, वाग उगा। Some amino acids are coded by more than one codon. Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. तो इस पॉइंट को लिखेंगे, the code is degenerate. Degenerate का मतलब क्या हो गया? Degenerate, ठीक है। Degenerate का मतलब हो गया बेटा one amino acid can be coded by more than one codon, जैसे कि हमने देखा फिनाइल एलानिन के लिए, हमने क्या देखा? फिनाइल एलानिन के लिए देखो UUU भी था, UUC भी था,
मतलब अमाइनो एसिड एक है फिनाइल एलानिन, उसको कोड कर, उसके लिए 2 कोड है, मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, दिस इज नोन एज डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। ओके, कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कॉन्टिग्यूअस फैशन, मतलब बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोमा नहीं है, कुछ नहीं है। हमें पता है कि अगर ये जो लिखे हुए AUG UAC, इनको सब हम ट्रिपलेट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं लेना, कोई कोमा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, मीन्स देयर आर नो पंचुएशन, बस जस्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ेंगे AUG। जब देखो अब मैं पढ़ रही हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगी, AUG UAC GUA CGU ACG UAC, मैं 3 दिन के ट्रिपलेट के अंदर इन कोड्स को रीड करूंगी। तो ये कोड कहाँ है, mRNA के ऊपर। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप बैक्टीरिया में चले जाओ, चाहे ह्यूमन में चले जाओ, अगर ट्रिपल यू मतलब 3 बार ट्रिपलेट जो है यू का वुड कोड फॉर फिनाइल एलानिन, वुड कोड फॉर फिनाइल एलानिन, मतलब यूनिवर्सल कोडोन का मतलब ये हुआ सेम इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो ह्यूमन है, कुछ एक्सेप्शन है भी, उनकी तो ध्यान नहीं दो। फिलहाल हम एग्जांपल यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दैट अगर ट्रिपल यू है तो इट विल ऑलवेज कोड फॉर फिनाइल एलानिन, चाहे वो ह्यूमन्स में बात करें चाहे हम बैक्टीरिया में बात करें। तो ये अमाइनो एसिड ट्रिपल यू जो है वो कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, वो ऑलवेज फिनाइल एलानिन बनाएगा, राइट। दिस इज यूनिवर्सल। Some exception to this rule have been found in mitochondrial codons, और कुछ प्रोटोजोन्स की बात हम कर लेते हैं कि कुछ exceptions हैं, but mostly these are universal. AUG का ड्यूअल फंक्शन है, ये मैथ्योनिन के लिए कोड करते हैं जैसे कि हमने अभी अभी समझा, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन, मतलब जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आने वाला अमाइनो एसिड मैथ्योनिन होगा, जिसके लिए कोड कौन करेगा, AUG, ठीक है। तो AUG को याद रखोगे, हमारे पास एक वर्ड होता है बेटा इनैग्यूरेशन। इनैग्यूरेशन मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करना, ठीक है। तो इस इनैग्यूरेशन में देखो ये AUG वर्ड आ रहा है, तो दैट मीन्स AUG इज ऑलवेज अ स्टार्ट कोडोन, राइट। ओके, UAA UAG UGA जैसे कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये क्या है, स्टॉप कोडोन है या टर्मिनेटर कोडोन है, राइट। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके, सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। आगे आ जाओ। If following is the sequence of nucleotides in mRNA, predict the sequence of amino acids coded by it, take help of the checkerboard. Okay, अब देखो AUG क्या बना देगा बेटा, मैथ्योनिन, AUG से बना मैथ्योनिन, UUU से क्या बना, फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम UUC ये भी फिनाइल एलानिन, ये भी फिनाइल एलानिन, तो UUC भी तो फिनाइल एलानिन था, UUC भी तो फिनाइल एलानिन था ना, देखो UUC was also फिनाइल एलानिन। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है तो इस इंफॉर्मेशन से, ये mRNA के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है इसके वजह से हमारे पास ये वाले 2 अमाइनो एसिड्स आएंगे, फिनाइल एलानिन और मैथ्योनिन। मैथ्योनिन के लिए AUG, फिनाइल एलानिन के लिए UUU एंड UUC, ठीक है। चलो, नाउ ट्राई द अपोजिट। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड, ठीक है, बाय एन mRNA, प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA। MET मतलब मैथ्योनिन, फिनाइल एलानिन UUU, सबके पास फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, अब हम अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बता सकते हैं mRNA के ऊपर, और mRNA से के जो ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वहाँ से हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बता सकते हैं, राइट। ओके, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट? नो, क्योंकि हमें पता था। कैन यू नाउ कोरिलेट विच 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड? दैट मीन्स देयर आर, क्या है, 2 कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज आपने की है, दैट एक तो यूनिवर्सल और एक ये क्या है बेटा, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन है, ड्यूअल फंक्शन है, और दूसरी फिनाइल एलानिन यूनिवर्सल, इसको कोड करने के लिए UUU और UUC ही आएगा, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देख लो, ऑलवेज
फिनाइलएलानिन इज कोडेड बाय UUU या UUC, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दिस नेचर इज, कि कितना ब्यूटीफुली ये सारा काम चलता है, ठीक है। कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, जो कोड्स है वो अपने आप कोड करेंगे, प्रोटीन्स बनवाएंगे, राइट। ओके, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। अब अगर इन जेनेटिक कोड में किसी भी वजह से म्यूटेशन आ जाए, जैसे कि हमने पहले भी समझा था जब हम म्यूटेशंस को समझ रहे थे, दैट देयर कैन अकर एनी abnormality, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज, है ना। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट इन ए सेगमेंट ऑफ DNA आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड। इट में रिजल्ट इन, चाहे तो लॉस हो जाए, गेन हो जाए किसी भी जीन का, और इसका मतलब उस जीन से रिलेटेड जो फंक्शन है उसका भी लॉस या गेन हो सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर समझी है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स, बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। 6 पोजीशन पे क्या आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से, ठीक है, रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन, जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज कंडीशन दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जो इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं बेस को स्ट्रक्चरल जीन, कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो यहाँ पे G आना था, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्शन हो गया 1 बेस का, तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इंसर्शन की वजह से CGU यहाँ पे that is 1, it has been deleted, तो डिलीशन ऑफ 1 बेस, रीडिंग फ्रेम चेंज। देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात हो रही है बेटा। एक स्टेटमेंट देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास वर्ड लिखे हैं, राम हैज रेड कैप, ठीक है, राम हैज रेड कैप। अब हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, RAM राम, HS हैज, RED रेड, CAP कैप, ठीक है। अब एक काम करो, एक इंसर्ट कर दो लेटर B इट बिटवीन हैज एंड रेड के बीच में, यहाँ पे एक B इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट क्या बनेगा, RAM HS BRE DCA और P अलग हो गया, ठीक है। अभी क्या बना, राम हैज ब्री DCAP। मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, एकदम से मीनिंग ही चेंज हो गया। कहाँ तो हमें समझ में आया था कि राम के पास रेड कैप है, हमने सिर्फ एक B को इंसर्ट किया, मतलब अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर दें तो पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है ना। तो अब आप इससे कुछ भी वर्ड नहीं बना पा रहे हैं। सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, से B और I को हम इंसर्ट कर दें, तो अब देखो क्या बनेगा, RAM, चलो यहीं पे करते हैं, हमें क्या करना है, BI ऐड करना है, ठीक है, RAM HAS BI, है ना, BIR। अब ये 3 का कोड बन जाओ, EDC और AP। राम हैज बिर, व्हाट इज दिस, कोई भी सीक्वेंस, मतलब हमने 2 वर्ड्स अगर ऐड कर दिए तो एकदम से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर्स टुगेदर, से हम बात कर दे बिग, अब हम ऐड कर दें बिग की, ठीक है। तो ट्रिपलेट के कोड है, तो राम हैज बिग रेड कैप। नाउ इट इज अंडरस्टूड कि राम हैज बिग रेड कैप, मतलब हमने जैसे ही आप न्यूक्लियोटाइड्स को इंसर्ट या डिलीट करते हो तो वहीं से मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट लीड्स टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम पहले भी हमारे प्रीवियस डिस्कशन में कर चुके हैं, ठीक है। द सेम एक्सपीरियंस कैन बी रिपीटेड अगर आप लेटर RED को डिलीट कर दे। अब आप डिलीट करके देख लो 1 by 1, तो देखो राम हैज EDC कैप, कैप तो पढ़ा ही जा रहा, EDC ऐप, राम हैज D कैप, राम हैज कैप। The conclusion from the above exercise is very obvious, समझ में आ रहा है हमें, that insertion of deletion of one of the 2 bases change कर देता है पूरा का पूरा reading frame को from the point of insertion और deletion से,
ठीक है. However, such mutations are referred to as frame shift insertion or deletion mutations. That thing we have already discussed. पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं बेटा दो टाइप्स की, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. ठीक है. ओके, नाउ कम इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इसके मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडोन, हेंस वन और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. फॉर एग्जांपल जैसे देखो AUG UG ये चलो यहाँ तक चल रहा है ना. अब ये वाला आपने 3 बेसिस को इंसर्ट कर दिया, GAG को इंसर्ट कर दिया. ठीक है. तो अब ये किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे. तो यहाँ से कोई भी फर्क नहीं पड़ा रीडिंग फ्रेम पर, अगर आपने 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो इंसर्ट कर दिया. नॉर्मल सीक्वेंस था बेटा ये वाला CGU, यहाँ पे था ACG, बस इसकी जगह पे हमने इस जगह पे इस जगह पे हमने GAG ऐड कर दिया, जिसकी वजह से रीडिंग फ्रेम अनऑल्टर्ड, कोई भी चेंज नहीं आया. जब हमने डिलीट कर दिया इन तीनों को तो भी देखो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी रीडिंग फ्रेम इज अनऑल्टर्ड. मतलब 3 या 3 उसके मल्टीपल नंबर्स में जब हम ऑल्टर कर देते हैं, चाहे इंसर्ट कर दें चाहे डिलीट कर दें, तो जिसकी वजह से रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर्ड. ठीक है. तो मतलब ट्रिपलेट कोडोन की हम बात कर रहे थे, और बहुत अच्छी तरह से ट्रांसक्रिप्शन समझने के बाद, जेनेटिक कोड को समझने के बाद, अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर. ठीक है. ओके. A physicist George Gamow argued that genetic code is a combination of 3 nucleotides. अब तो हम बिना किसी डाउट के आंसर दे सकते हैं कि कोडोन्स आर ऑलवेज ट्रिपलेट. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. जेनेटिक कोड is a sequence of nucleotides on rRNA? No. Determines the sequence of amino acids in protein? Yes. Genetic code is universal in biological system? None of the above. देखो, determines the sequence of amino acid in protein. Yes, genetic code determines the sequence of amino acids in protein. This is a right answer, B. Then आ जाओ question number 3 पर. The cell-free system for protein synthesis finally helped the genetic code to be discovered. किसने दिया था बेटा cell-free system for protein synthesis? निरनबर्ग, मार्शल निरनबर्ग ने दिया था. ठीक है. Okay, then now next. Some amino acids are coded by more than one codon. एक amino acid के लिए एक से ज़्यादा कोड. Hence, the genetic code exhibits degeneracy. Very well, we have understood. Then, sickle cell anemia is a classical example of point mutation. Point mutation. 6th पोजीशन पे एक जगह पर एक पॉइंट पर आके चेंज आता है. ठीक है. ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द जेनेटिक कोड. और हमने क्या देखा, हमने रिवीजन किया पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का, कितने टाइप्स के RNA बने, और सब RNA के बीच में हमने कंपैरिजन भी देखा. और इसी के साथ ही हमने आज अपना कंप्लीट कर दिया पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कोड. एंड नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.